हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के गणित का जो मासिक परीक्षा हुआ था 24 जनवरी को, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए की। खंड अ में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 का पावर 2/5 का मान है। तो देखिए 32 का पावर क्या दिया है, 2/5। आप 32 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से ले जाएंगे 16, 2 से ले जाएंगे 8, 2 से ले जाएंगे 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2, यानी 2 का पावर 5 आएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का होल पावर में क्या था, 2/5। तो देखिए 5 से 5 ये आपका कट जाएगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4। बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 125 का पावर -1/3 का सरलतम रूप है। इसमें से इसका सरलतम रूप क्या होगा। 125 का पावर क्या दिया है, माइनस का 1/3। तो आप इसे चाहें तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब होता है, और पावर में आपका क्या है यहाँ पे, माइनस का 1/3। तो एक काम करते हैं, 5 का पावर 3 और गुना में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/3। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 का पावर -1 है, इसी आप 1/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से सी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a का पावर x का होल पावर में क्या है, y है, इसका मान किसके इक्वल हो। तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, यानी कि a का पावर x y आ जाएगा। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 का पावर 3/2 का मान क्या होगा। 4 का पावर में क्या है, 3/2 है। अच्छा, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पावर में इसमें क्या दिया, 3/2। तो ये तो गुना कर जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब कितना होगा, 8 ना हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तापमान के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समीकरण यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया है जी, F इक्वल टू में 9/5C यानी सेल्सियस और प्लस में 32 में यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो इसका सेल्सियस में मान होगा। तो सेल्सियस में कितना, तो फ़ारेनहाइट में 95 देते हैं, 95 रख देते हैं, इक्वल टू में 9/5C और प्लस का 32। 32 इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 95 माइनस 32 इक्वल टू में 9/5C। तो अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं आगे, 9/5C इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ घटा देते हैं 3 और ये 6। अब यहाँ C इक्वल टू में आ जाएगा 63 गुना में 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 से काट सकते हैं, ठीक है ना जी। 9 7 63, 7 बार में कट जाएगा, और 7 5 35। तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। एक्चुअल में ये दोनों मान -40 पर होता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे भी जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं कि F इक्वल टू में होता है 9/5C प्लस का 32। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ही ना रिलेशन होता है। यहाँ पे रख के देखो ना, माइनस का 40 रख के देखो, प्लस का 32। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 9 72 हो जाएगा ना जी। चलिए यहाँ पर -72 और प्लस का 32 सॉल्व करेंगे, माइनस का 40 आ जाएगा कि नहीं। तो देख रहा है ना कि सेल्सियस में भी -40 और फ़ारेनहाइट में भी -40 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या कर रहा है, 7 नंबर समीकरण 2x + y = 3 में यदि x का मान -1 है तो y का मान होगा। तो x का मान -1 यहाँ पर रख दो, -1 रख देते हैं, y का मान निकल जाएगा। यहाँ माइनस का 2 और प्लस का y बराबर में 3, यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका y बराबर में क्या आ जाएगा जी, तो y बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर में हो जाएगा 3, और ये 2 आके इधर इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस का, यहाँ 3 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए इसमें 5 कहाँ दिया हुआ है, ये डी नंबर हो जाएगा इसका, है ना जी, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 3 और प्लस का 2 ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। बिंदु -3 - 5 किस में स्थित होगा, ये स्थित किस में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि तृतीय पाद में ना माइनस माइनस वाले होते हैं, तो तृतीय पाद यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि y अक्ष पर भुज का मान होता है। तो y अक्ष पर भुज यानी x नियामक 0 होता है, ठीक है ना जी। y अक्ष पर x नियामक क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y इक्वल टू में 3x + 5 पर स्थित है। तो y इक्वल टू में क्या दिया गया है जी, 3x + का 5। तो 3x + 5 इसमें से जो संतुष्ट कर लेगा इन समीकरण को,
वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए, आप समझ लीजिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का 5 आ जाएगा, तो ये तो संभव है नहीं। x का मान अगर यहाँ पे देखो 1 रख देंगे, यहाँ पे देख लो, x का मान अगर 1 रख देंगे तो देखो 3 और 5 8 हो जाएगा। ये संतुष्ट कर रहा है, बाकी संतुष्ट नहीं करेंगे, रख के देख सकते हैं आप। चलिए, कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोणों में संबंध होता है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं ना बराबर होते हैं। आप देख लो, मैं यहाँ पे एक वृत्तखंड ले लेता हूँ, तो यहाँ के जो कोण होंगे ना, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हुए हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र और परिधि पर के आंतरिक कोण क्रमशः x और y है। देखिए मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, एक ही चाप द्वारा, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ये चाप ले लेता हूँ, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण और इसके परिधि पर बना कोण, यहाँ पे मैं इस तरह से दर्शाता हूँ। तो केंद्र पर बना कोण क्या है, x है, ठीक है, और परिधि पर आंतरिक कोण जो बना है वो y है। ये y है और ये x है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो x होता है y का 2 गुना होता है। x किसका 2 गुना होगा, y का 2 गुना होता है, ठीक है ना जी, इसका 2 गुना होगा। यहाँ से देखो संबंध कहाँ दिया है, x बराबर में 2y, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है, इसके सम्मुख कोणों का योगफल, यानी कि इसका और इसका योगफल या फिर इसका और इसका योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक मान जो है 2/3 समकोण है, तो दूसरे कोण की मान। तो मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज के कोण जो है, एक है एंगल ए और एक है एंगल सी, मैं ऐसा मान लेता हूँ, है ना, चतुर्भुज ABCD में ऐसा मैं मान लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव है तो उसी तरीके से बनाता हूँ मैं। तो एंगल ए क्या है, इसको मान लेते हैं कि 2/3 समकोण है, यानी कि 2/3 और गुना में 90, ये ना होगा जी। तो 3 से इसको काट देंगे, इसको कितना बार में, 30 बार में, यानी कि एंगल ए कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि दूसरा कोण क्या होगा। तो अगर एंगल ए और एंगल सी की बात करें तो इनका योगफल 180 होगा ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। तो ये 60 इधर रख देते हैं, उधर जाके ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 120 डिग्री आ जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज की अगर बात करें तो आयत जो होता है वह चक्रीय समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि आयत अगर आप ऐसे खींचते हैं तो आयत के सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, और समांतर चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी, ठीक है ना जी। तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के संधिभाजकों से बना चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कोई चतुर्भुज बना लेता हूँ, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, यानी कि ये इस तरह से, मैं इसका ये समद्विभाजक खींच दूं, मान लीजिए इसका समद्विभाजक मैं इस तरह से खींच देता हूँ और इसका समद्विभाजक इस तरह से खींचता हूँ, तो ये जो चतुर्भुज बनेगा ये बीच में, एक्चुअल में ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये हम लोग साबित करके भी चैप्टर में देखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 2:3 है, तो उसमें बड़े कोण का मान। तो मैं यहाँ चक्रीय चतुर्भुज ABCD ले लेता हूँ, तो जिसमें एंगल ए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2x है और एंगल सी जो है 3x है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है सम्मुख कोण का योग 180 होता है, ये आपको पता है, तो इसलिए मैंने इस तरह से अनुपात ले लिया है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल ए है 2x और एंगल सी है 3x, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5x, तो ये बराबर में 180, ये जाएगा भाग में तो 180 और बटा में आपका 5, ठीक है ना जी, कर जाएगा 36 बार में। तो बड़ा कोण तो एंगल सी ना बड़ा कोण है क्योंकि वो 3x है, तो 3 और गुना में 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 108 आ जाएगा, 108 डिग्री, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि 81 का पावर 3/4 का मान किसके बराबर है। तो 81 जो है ना, इसे हम लोग 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, और इसके पावर में यहाँ 3/4 दिया, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 ना, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि 3 का पावर 3/4 गुना में है 3 का पावर 1/4 का मान होगा। तो देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n के रूप में है, तो पावर को जोड़ लिया जाता है, तो पावर में यहाँ 3/4 और प्लस में 1/4 दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 4/4 हो जाएगा, यानी कट के 1, तो 3 का पावर 1 यानी कि 3 ही होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर की द्वितीय चतुर्थांश में x नियामक और y नियामक का स्वरूप होगा। तो देखिए जो दूसरा चतुर्थांश होता है, यानी कि ये वाला,
इसमें पहला x वाला माइनस में होता है और y वाला जो होता है वह प्लस में होता है। तो देखो तो माइनस और प्लस में, यानी कि ये आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया है 4,5 की लंबवत दूरी क्या होगी। देखिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। बिंदु क्या दिया है 4,5, तो मान लेते हैं x का 4 यहाँ पे है, y का 5 यहाँ पे, तो दोनों के सामने यानी यहाँ हो जाएगा 4,5। तो क्या कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष से बिंदु की लंबित दूरी ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जब भी y अक्ष से पूछेगा तो वो x नियामक हो जाएगा, यानी कि ये 4 इकाई, देख लो यहाँ से यहाँ ये 4 ही इकाई ना हो रहा होगा और फिर ये वाला 5 इकाई हो रहा होगा, ठीक है ना जी। तो अगर x अक्ष से पूछता तो x अक्ष से पूछा तो 5 इकाई और y अक्ष से पूछा तो 4 इकाई हो जाएगी, है ना। y अक्ष से पूछा तो उसका x नियामक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर में 4 माइनस का रूट 15 तो x प्लस 1/x बराबर में क्या होगा। देखिए अगर x दिया है 4 माइनस का रूट 15 तो एक काम करते हैं हम लोग 1/x निकाल लेते हैं, यानी कि 1 में 4 माइनस का रूट 15, तो इसके हर का परिमेयकरण हमें करना होगा, यानी कि इंटू कर देते हैं 4 प्लस रूट 15 से अंश में भी और नीचे हर में भी, ठीक है। तो ऊपर देखिए 4 प्लस रूट 15 ही हो जाएगा, नीचे देखिए माइनस में एक बार प्लस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 4 प्लस का रूट 15 और नीचे 16 और माइनस का 15, यानी नीचे 1 आ जाएगा, यानी प्लस में 4 रूट 15 ये आ गया 1/x का मान। तो हमें निकालना है x प्लस 1/x, तो दोनों को जोड़ देना होगा, 4 माइनस रूट 15 और प्लस में 4 प्लस का रूट 15, ये रूट 15 गया 4 4 8, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। चलिए क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वक्र दूरी क्या कहलाता है। देखिए मैं वृत्त यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे परिधि पर इसके दो बिंदु लेता हूँ, तो यहाँ पे ये जो वक्र दूरी है इसकी क्या कहलाती है, ये इसको हम लोग इसका चाप कहते हैं ना जी, आर्क कहते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। यदि, कब कहलाता है, तो जब a और b दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल ना हो, तो यही ना हम लोग पढ़े हुए हैं जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा के अकॉर्डिंग यही ना होगा आपका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 7 में यदि y का मान -2 है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए x माइनस y का मान -2 यहाँ रख देते हैं इक्वल टू में 7, तो x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 7 माइनस का 2, तो 7 में से 2 घटा दिए 5, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 84 डिग्री है तो परिधि पर आंतरिक कोण का मान क्या होगा। समझिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ वृत्त ले लिया, एक चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है 84 डिग्री 84 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि परिधि पर आंतरिक कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा इसी चाप द्वारा, इसका ये आधा होता है, मतलब 84 का आधा कर दो तो 42 आ जाएगा, बी नंबर है ना जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका निर्देशांक। तो देखिए x अक्ष पर काटता है तो x अक्ष पर काटेगा तो y नियामक 0 होगा, तो y बराबर 0 पर देख लेंगे, तो 2x प्लस वाई की जगह 0 और बराबर में 6, यानी कि 2x बराबर में 6, ये जाएगा भाग में x का मान आ जाएगा 6/2 कट के 3 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 3, तो अर्थात कि वह जो होगा x अक्ष पे 3,0 पर काटेगा, 3,0 देख लीजिए, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 3x माइनस का 4y बराबर -6 को संतुष्ट करने वाले x y का मान क्या होगा। तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं एक एक करके, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ x जगह पे, तो देखो 3 दिया 9 और 2 रखता हूँ तो 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, 6 -6 के तो बराबर होगा नहीं। यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 4 दिया 12, तो 6 में से 12 गया, आ जाएगा -6, देख रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ यहाँ पे, या फिर मैं यही देखो ना x की जगह 2 रख देता हूँ, x की जगह 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 दूना 6 -4y बराबर -6, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -6, तो माइनस का 12 आ जाएगा, उधर माइनस का 12, ये माइनस में से इसको ले जाएंगे भाग में, कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो इसी को ना ये संतुष्ट कर रहा है, बी नंबर आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,-3 स्थित होगा। तो देखो x नियामक जब 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा,
और y नियामक 0 होता है तो वो एक अक्ष पे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग खंड बी यानी सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, लघु उत्तरीय है, 2-2 नंबर वाले, सबको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हल करें। दिया है 6 का पावर 2/5 गुना में 6 का पावर 3/5 और बट्टा में 6 का पावर -1। चलिए इसको देखते हैं। गुना में है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो 6 का पावर 2/5 और प्लस में 3/5 और बटा में होगा 6 का पावर -1। ऊपर आ जाएगा 6 का पावर 5/5 जुड़कर कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का पावर 1 यानी 6 और नीचे 6 का पावर -1 है, तो ये ऊपर जाएगा ना तो प्लस का 6 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस का 6 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो 6 का पावर 2 यानी 36 हो जाएगा ना जी, आंसर 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि समीकरण y बराबर 2x में x का मान निकले जबकि y का मान -2 तथा y का मान निकले जब x का मान -1 है। चलिए समीकरण दिया है हमारे पास y बराबर में 2x, यही ना हमारे पास समीकरण दिया है जी। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या रहा है कि y बराबर -2 पर x का मान क्या होगा। तो चलिए y बराबर -2 रख देते हैं, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2 और बटा में 2 कट कर यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। और x बराबर -1 पर कह रहा है कि y का मान बताइए। तो चलिए x बराबर -1 यहाँ रख देते हैं, जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया मैंने, -2 आ गया y का मान, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, देखिए क्या दिया है कि यदि 64 का पावर x बराबर में दिया है 16/4 का पावर x, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, 64 है ना तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं और पावर में x है, ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा ना जी, और बराबर में 16 है तो इसे 4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे इसे देखिए, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 4 का पावर 3x और गुना में 4 का पावर x बराबर में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए गुना में है और बेस सेम है तो 4 का पावर 3x और प्लस का x 4x हो जाएगा और बराबर में 4 का पावर 2, बेस बेस इक्वल, तो पावर को बराबर कर देंगे, 4x बराबर में 2 यानी x बराबर में 2/4 कट के यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आपका x का मान आ जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में BOC का मान 68 डिग्री है तो एंगल OAC का मान ज्ञात करें। BOC ये वाला देखो कितना है 68 डिग्री है, तो क्या पूछ रहा है OAC यानी यह कोण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास दिया क्या है जी, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको डिटेल में लिख के। दिया है एंगल BOC का मान 68 डिग्री है, तो ज्ञात करना है एंगल OAC। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ हल देखते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे इसे। यहाँ पे हमें पता है कि एंगल BAC जो होगा ना वह 1/2 हो जाएगा एंगल BOC का, इसका ये हाफ होता है। अब कैसे होता है आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख सकते हो कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या जी कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, या हम लोग केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का आधा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइप है तो उतना डिटेल में लिखने नहीं जाएंगे। 1/2 गुना में यहाँ पे 68, ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34 डिग्री। अब एंगल OAC की बात करें तो ये जो होगा इस पूरे का समद्विभाजक होगा, यानी कि हाफ हो जाएगा एंगल BAC का, तो हाफ ऑफ एंगल BAC यानी कि 34 कट जाएगा यहाँ से कितना बार में 17 बार में, तो 17 डिग्री यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, चित्र में एंगल BAD 76 डिग्री है। BAD यानी ये वाला कितना दिया है 76 डिग्री दिया, तो एंगल BCD इसका मान निकालना है। तो चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पे देख रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में हम लोग क्या लिख सकते हैं जी कि एंगल BAD और प्लस में एंगल BCD इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री का, ये तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। ये 76 डिग्री है और एंगल BCD निकालना है बराबर में 180, तो यहाँ क्या करेंगे एंगल BCD बराबर में 180 और माइनस का 76, तो घटा देंगे तो एंगल BCD बराबर में आ जाएगा 104 डिग्री, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए मैं यहाँ पर एक शंकु बना लेता हूँ, ठीक है, मैं एक शंकु बना लेता हूँ सबसे पहले, तो ये आपका शंकु हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है जी
तो शंकु का आधार का व्यास दिया है, तो व्यास दिया तो हम लोग त्रिज्या तो निकाल सकते हैं ना, और ऊंचाई दिया ही है तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास क्या है? तो देखिए आधार के व्यास की बात, व्यास दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो तथा त्रिज्या क्या हो जाएगी, तथा त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो उसकी आधी हो जाएगी 10/2 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। और ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है ना जी, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई के लिए, L इक्वल टू होता है √h² प्लस में r², यानी h यानी कि 12 का स्क्वायर और r यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि √144 और प्लस का 25 और √169 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल चित्र में ABO 40 डिग्री है, यहाँ चित्र में देखिए, और ACO जो है 30 डिग्री है। तो एंगल BOC यानी इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर A से O को मिला देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है जी, हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल BABO बराबर में 40 डिग्री, एंगल ACO बराबर में 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसको जी, एंगल BOC को। ठीक है, चलिए अभी इसमें थोड़ी सी रचना हमने क्या की कि AO को मिलाया, AO को मिलाया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसका हल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल OAB बराबर में एंगल O, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABO, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OA बराबर में OB होगा ना जी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, और जब ये दोनों बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर हुई, तो सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि ये भी 40-40 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल OAC जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल ACO यानी कि 30 डिग्री के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे OA बराबर OC भी लिख सकते हैं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही इसलिए बराबर हो रही है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब ये बराबर हो जाएंगी तो सम्मुख कोण तो बराबर हो जाएगा ना जी, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। तो चलिए कुल मिलाकर अगर हम लोग एंगल BAC की बात करेंगे तो यह वाला कोण जो होगा, यह वाला कोण BAC इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। तो एंगल OAB और प्लस में एंगल OAC दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये तो आपको ऊपर अभी निकाले हैं 40 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री, तो 70 डिग्री आ गया। तो जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये वाला इसका 2 गुना होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BOC जो होगा क्या होगा, 2 गुना होगा एंगल BAC का। क्यों, कैसे? तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। तो यानी ये हो जाएगा 2 और गुना में 70, यानी 140 डिग्री हो जाएगा एंगल BOC जो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है एक आयत होता है। मैं यहाँ पर एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बनाया, तो ये वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर मैं यहाँ पर ये आपका चक्रीय है और ये समांतर चतुर्भुज है, ये ऐसा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ABCD। हमारे पास क्या दिया है, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है ABCD एक आयत है।
ABCD एक आयत है, ठीक है ना जी, ये हमें दिखाना है। अच्छा, इसका अब देखते हैं यहाँ पे प्रमाण। ABCD एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है ना, एक समांतर चतुर्भुज भी है और चक्रीय भी है। तो समांतर चतुर्भुज जब है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो जाएंगी, समांतर और बराबर होंगी, ठीक है ना जी, समांतर और बराबर हो जाएंगी, है कि नहीं, ये तो आपको पता है। तो जब ये समांतर और बराबर होंगी, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, दूसरा चीज, चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज भी है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो जब ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो जब चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है तो आमने सामने के कोण यानी एंगल A और प्लस एंगल C, सम्मुख कोण जो होंगे ये 180 हो जाएगा। और चूंकि देखिए समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में ये भी लिख सकते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे, एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ A और C बराबर है तो एंगल C को हटा के एंगल A ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गए। तो दो एंगल A बराबर में 180 डिग्री, ये उधर जाएगा, भाग करेंगे तो यहाँ से एंगल A कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार एंगल C भी 90 हो गया, और इसी प्रकार हम लोग इस बाकी को भी दिखा सकते हैं। तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज मिल रहा है यहाँ पर कि जिसके प्रत्येक कोण 90 हो जा रहे हैं और आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हो जा रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका ये आयत हो जाएगा। अतः ABCD एक आयत है, एक आयत है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में एंगल ACB 50 डिग्री दिया है, तो एंगल OAB का मान ज्ञात कीजिए। OAB यानी यह वाला कोण कितना होगा। चलिए, हमारे पास क्या दिया है जी कि एंगल ACB जो है 50 डिग्री है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, एंगल OAB का मान ज्ञात करना। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो एंगल AOB जो होगा यह 2 गुना नहीं हो जाएगा एंगल ACB का। रीजन तो आपको पता ही है कि यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एंगल AOB हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा जी, ये आपका 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, OA जो होगा OB के बराबर होगा, त्रिभुज AOB में अगर देखा जाए तो OA OB के बराबर होगा, और ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हो रही हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, अब देखिए, तो ये बराबर होता है, यानी कि एंगल OAB बराबर में एंगल OBAB हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर पढ़े हैं ना जी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी कि अब यहाँ पे देखा जा सकता है इस त्रिभुज में कि एंगल OAB प्लस में एंगल OBA प्लस में एंगल AOB, तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों कोण तो बराबर है, तो एंगल OAB और प्लस में इस OBA को भी एंगल OAB लिख देते हैं, और ये आपका 100 डिग्री है ही, और बराबर में 180 डिग्री, ये जाके उधर घटेगा, ये 2 एंगल OAB हो जाएगा, और ये 100 जाके घटेगा तो 80 आ जाएगा। यानी कि आप एंगल OAB बराबर में लिख सकते हैं 180 और बट्टा में
सॉरी 80 बटा में 2, 80 और बटा में 2 है ना, कट जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जहां समीकरण 3x + 2y = 6 का ग्राफ y अक्ष को काटता है। तो जब y अक्ष को काटेगा कोई ग्राफ तो उसका x नियामक 0 होता है ना जी, यहाँ पे लिख देते हैं x = 0 पर y का मान क्या होगा, वहीं से निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए तो ये तो 0 हो गया। 2y = 6 यानी y = 6 बटा में 2 कट जाएगा 3 बार में, तो लिख सकते हैं इसलिए अभिष्ट बिंदु जो होगी, अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालना था, x नियामक तो 0 और y नियामक 3, 0,3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 11 से 15 तक, चलिए उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सिद्ध करें कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बने कोण का 2 गुना होता है। चलिए मैं यहाँ पे चित्र आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या कह रहा है इसका मैं यहाँ केंद्र दिखा देता हूँ, केंद्र O है। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे साथ में वृत्त, इसके चित्र हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं 3 प्रकार से यहाँ पे ये चित्र बनाता हूँ। केंद्र O है, केंद्र O है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चाप ले लेना है। चलिए मैं यहाँ पे चाप ले लेता हूँ AB। यह चाप ऐसे भी हो सकता है, A और इधर भी, है ना। लघु चाप, दीर्घ चाप, अलग अलग प्रकार के मैं चाप यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होगा, तो यहाँ पे ऐसे केंद्र पर कोण बनाएगा, ये वाला ऐसे केंद्र पर कोण बनाएगा, ये वाला ऐसे केंद्र पर कोण बनाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर केंद्र पर ये कोण बना, यहाँ केंद्र पर ये कोण बना, यहाँ पर केंद्र पर ये कोण बना। तो यहाँ का कोण जो होता है वृत्त के इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, इसी चाप द्वारा के परिधि पर जो बना कोण, ठीक है, इस तरह से। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह वाला कोण, यह वाला कोण, यह वाला कोण, देखिए तो यह केंद्र पर जो बना कोण होगा इस परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तीनों परिस्थितियों में वही होगा। ठीक है, इस बिंदु का कोई नाम देते हैं, मान लीजिए C देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि दिया है क्या दिया है कि एक वृत्त सर्कल C से डिनोट करते जिसका केंद्र है O और त्रिज्या हम लोग स्मॉल r लिए हैं, में AB, ये चाप AB हो गया, द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है जी, एंगल AOB, तथा वृत्त के परिधि पर बना कोण, तीनों परिस्थितियों में ही दिख रहा है, एंगल ACB है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल AOB जो होगा, ये केंद्र पर बना कोण, ये परिधि पर के कोण के 2 गुना होगा। इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे कि CO को मिलाया तथा मान लेते हैं इसको D तक बढ़ाया। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ कर देते हैं। तीनों चित्रों के लिए एक ही बात होगी, ठीक है, अलग से कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप तीनों चित्र भी बना सकते हैं और कोई एक भी बनाइएगा तो चलेगा। ये हमारी रचना है, तो रचनाएं हम लोग हमेशा डॉटेड लेते हैं, तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरह से, ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद इसका हल देखते हैं। इसका यहाँ पे हम लोग प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOC में, इसमें देखिए OA बराबर में OC हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर हो जाएंगी ना जी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा ना जी,
एंगल ओ ए सी बराबर में एंगल ओ सी ए, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बराबर हो गया। अब एक काम कीजिए, यह वाला कोण इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण होगा। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, मैंने डी यहाँ पे बोला था ना, डी तक बढ़ाया है। चलिए, तो यह वाला जो बहिष्कोण है एंगल ए ओ डी जो होगा, यह एंगल ओ ए सी और प्लस में एंगल ओ सी ए के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण ये अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है ना जी, हम लोग पढ़े हैं ना जी। बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम चाहें तो एंगल ए ओ डी बराबर में, देखिए एंगल ओ ए सी को नाम चेंज करके हम लोग ओ सी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, और प्लस में एंगल ओ सी ए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो एंगल ए ओ डी, तीनों चित्र के लिए एक ही परिस्थिति दिख रही है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी ए, समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम लोग इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में देखें, त्रिभुज बी ओ सी में, यहाँ पे इस वाले में आ जाएंगे, तो यह वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि इसका यह 2 गुना होगा। जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि ए ओ डी 2 गुना हो जा रहा है एंगल ओ सी ए के, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी 2 गुना हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना जी। चलिए, तो अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना जी। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। देखिए एंगल ए ओ डी और प्लस में एंगल बी ओ डी और बराबर में एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी ए और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी बी। चलिए, ये दोनों मिलके ए ओ डी और बी ओ डी मिलके पूरा हो जाएगा एंगल ए ओ बी, और ये 2 कॉमन कर लेंगे तो यह वाला कोण और यह वाला कोण मिलके ये पूरा नहीं हो जाएगा, एंगल ओ सी ए और प्लस में एंगल ओ सी बी को जोड़ देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था, तो ये हमने प्रमाणित कर दिया। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। नेक्स्ट कह रहा है कि सिद्ध करें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। ये वृत्त हो गया, इसके अंदर मैं एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा इस तरह से। चलिए, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया ना। इसका नामकरण हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ए बी सी डी करके, ए बी सी डी, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री होगा, और दूसरा इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर में 180 होगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में हम लोग विकर्णों को मिला देते हैं, ए सी तथा बी डी को मिलाया, ठीक है। ये काम कर देते हैं रचना में। चलिए भाई, रचना में हम लोग ये काम कर देते हैं, एसी को मिला देते हैं और तत्पश्चात बीडी को भी मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, रचना है, मैं डॉटेड कर देता हूँ इनको। चलिए, काफी है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं।
एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से आप देखो एंगल ए सी बी को और इसको बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी बी के। देख लो ये वृत्तखंड ये वाला, इसी द्वारा ये बना कोण और ये बना कोण। इसी प्रकार से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी, यहां लिख देते हैं इसी प्रकार, ठीक है, ए सी डी ये वाला कोण। तो यह वाला कोण किसके बराबर होगा, तो इस वृत्तखंड द्वारा बना यह कोण और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना जी। इसके बराबर होगा तो एंगल ए बी डी के हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 में इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तथा दोनों तरफ, इसमें देखो एक काम करते हैं, दोनों तरफ एंगल बी ए डी जोड़ने पर। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी डी और प्लस में एंगल बी ए डी और इक्वल टू में एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी और प्लस में एंगल बी ए डी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए डी बी किधर है, ए डी बी ये वाला कोण, ए बी डी कौन है, ए बी डी ये वाला कोण। तो इस त्रिभुज में देखो ए बी डी वाले में एक तीसरा कोण ये ना हो जा रहा, तो तीनों कोणों का 180 हो जाए, इसलिए मैं ये दोनों तरफ जोड़ रहा हूं बी ए डी। चलिए ऐसे देखिए, ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी ये दोनों मिलके ये वाला कोण हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी। और इसका देखिए, इसको ऐसे रहना दो, एंगल बी ए डी। ये त्रिभुज के तीनों कोण है, यह वाला यह वाला यह वाले, है ना जी, तो इनका योग 180 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं चाहो तो यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये दोनों कोण, ये आपको देख लीजिए, ध्यान से देखो, एंगल बी सी डी का मतलब बी सी डी ये वाला कोण है, यानी एंगल सी ही है ये, और बी ए डी का मतलब एंगल ए है। तो यहाँ एंगल ए और एंगल सी 180 आ नहीं गया, आ गया कि नहीं। अच्छा, चूंकि एबीसीडी चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 360 डिग्री होता है ना जी, ये तो हमें पता है। चलिए, तो यहाँ पे ए और सी मिलाकर जब 180 हो रहा है तो बी और डी बच जाएगा ना जी, एंगल बी प्लस एंगल डी बच जाएगा बराबर में 360। ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल बी और प्लस एंगल डी बराबर में 180 आ जाएगा। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना कि समपूरक होता है, तो हमने यहाँ पे प्रमाणित करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक शंकु बना देता हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम और क्या दिया है जी, ऊंचाई दिया हुआ, तो आयतन हमें निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, माना ऊंचाई जो है, ऊंचाई जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं वो 8 मीटर दिया है। अच्छा, त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर तथा तिर्यक ऊंचाई एल है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है ना जी, 188.4 मीटर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ 3.14 रख देते हैं और गुना में आर नहीं पता है, और एल के जगह पे हम लोग रूट अंडर एच का स्क्वायर और प्लस का आर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये भी फॉर्मूला तो होता ही है, 188.4 मीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, अब इसको ले जाते हैं भाग में, तो आर और ब्रैकेट में देखो इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई 8 दिया है, और प्लस में आर स्क्वायर बराबर में 188.4 और बट्टा में 3.14।
मीटर स्क्वायर। ये इसे कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में कट जाएगा, ठीक है ना जी, 60 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आर को इधर लेके चल जाते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का आर स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 60 बट्टा में आर, ठीक है ना जी। तो वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर देखो क्या होगा, इधर से रूट हट जाएगा, यानी 64 प्लस का आर स्क्वायर और बराबर में 60 और बट्टा में आर का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस का आर स्क्वायर बराबर में 3600 और बट्टा में आर का स्क्वायर, ये जाके इधर गुना करेगा तो आर का पावर 4 प्लस का 64 आर स्क्वायर और इस बराबर में 3600 है, इसको एक तरफ लेके चले आते हैं। आर का पावर 4 प्लस में 64 आर स्क्वायर माइनस का 3600 बराबर में 0, ठीक है। तो आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आर का पावर 4 प्लस में इसे आप कर सकते हैं 100 आर स्क्वायर माइनस का 36 आर स्क्वायर और माइनस में 3600, देखो घटेगा ना तो ये आ जाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर। चलिए तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस का 100 ही ना आएगा, और फिर माइनस का 36 कॉमन हो जाएगा 36, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस का 100 बराबर में 0। तो यहाँ से अलग अलग कॉमन कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस का 100 कॉमन हो जाएगा और इंटू में आर स्क्वायर माइनस का 36। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस 100 बराबर 0, ये संभव नहीं है ना जी, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर में -100 और निगेटिव में रूट में अगर ले जाओगे तो ये वास्तविक मान नहीं हुआ, रियल मान नहीं है, तो ये तो संभव है नहीं। आर स्क्वायर माइनस 36 बराबर में 0, आर स्क्वायर बराबर में 36 यानी कि आर बराबर में आ जाएगा √36 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 मीटर। तो ऊंचाई पता चल गया और ऊंचाई दिया है और आर पता चल गया। ऊंचाई आपके पास कितना था, आपका ऊंचाई था यहाँ पर 8 मीटर और आर आपका 6 मीटर। तो हमें आयतन निकालना था ना जी, तो शंकु का आयतन निकाल दीजिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान यहाँ पे क्या रखना है, 3.14, ऊपर भी हम लोग 3.14 ही यूज किए थे, और गुना में आर, आर का मान कितना है तो यहाँ पर है 6 और एच का मान है 8 मीटर क्यूब। तो गुना कर देते हैं, 3.14 गुना में आपका 6 गुना 6 और गुना में 8, सबको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 904.32, 904 है ये, 904.32 मीटर क्यूब। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। समीकरण 2x + 3y बराबर 11 का आलेख खींचे और ग्राफ में y का मान ज्ञात करें जबकि x बराबर -2 है। देखिए समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 11, हमें कम से कम 2 हल निकालना होगा। तो y बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 1 रख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस का 3 गुना में 1 बराबर में 11। तो 2x बराबर में क्या आ जाएगा, 11 में से 3 घटा दो, तो 2x 11 में से 3 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 8। तो यानी x बराबर में 8 बट्टा में 2 कट के 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। अब मान लीजिए y बराबर 3 रख लेते हैं, तो 2x प्लस का 3 और गुना में यहाँ पर 3 बराबर में 11। तो 2x प्लस का 3 × 9 बराबर 11, यानी कि 2x बराबर में 11 में से 9 घटा देंगे, यानी कि 2x बराबर में आ जाएगा 2, ये जाएगा भाग में, तो x का मान आ जाएगा 1। तो हमने जो यहाँ पे हल निकाले हैं, यहाँ पर 2 निकाले हैं हल, उनका मैं यहीं पे चार्ट बना देता हूँ, यहाँ स्पेस है मेरे पास, ठीक है ना जी। ध्यान से देखिएगा, 2 हल हमने निकाले हैं, दोनों को मैं यहाँ पे चार्ट बना के लिख लेता हूँ। तो हमने देखा x y, हमने y का मान 1 रखा, x का 4 आया, y का मान हमने 3 रखा, x का 1 आ गया। चलिए अब इसका मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं ये मोटे वाले लाइन को x अक्ष ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं y अक्ष ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। चलिए x यहाँ पे मैं ले देता हूँ x डैश, यहाँ y और नीचे मैं यहाँ ले देता हूँ y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। x बराबर 4 पर y का मान 1 हमें प्राप्त हो रहा है, x बराबर 4 पर y का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है, 4,1। दूसरा देखिए x का मान 1 पर y का मान 3 मिल रहा है, x का मान 1 पे y का मान 3 मिल रहा है, 1,3। अब इन दोनों को मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
इन दोनों को ऐसे मिला देता हूँ स्वतंत्र रूप से ऐसे, ठीक है, ये ना होगा जी। चलिए अब देखिए, ये ग्राफ मैंने बना दिया। ग्राफ बनाने के लिए कह रहा था 2x + 3y = 11 का। फिर कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जब x का मान -2 है। तो x का मान -2 यानी इसको और आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना, मैं इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए यहाँ तक मैंने बढ़ा लिया। तो यहाँ पे देखिए x का मान -2 ये रहा, है ना, तो ये इधर आएगा ना जी, इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी, है ना, थोड़ा ग्राफ में हम लोग को ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ पेपर पे आपके पास ज्यादा स्पेस होगा, यहाँ दिखा दो। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ 4 के बाद यहाँ पे 5 ही ना होगा जी, 5 पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि y का मान होगा कितना, 5 जब x बराबर -2 होगा। देख रहे हैं ना, -2 के सामने जाओ इधर से और इधर देखो, ये 5 के सामने आ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो तथा घातांक परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध करे कि ये बराबर में 1 होगा। तो इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है। x परिमेय संख्या और ये जो घात में देख रहे हैं घातांक, ये क्या है, परिमेय संख्या दी गई है। x का पावर a बाई x का पावर b का होल पावर a प्लस b माइनस c इंटू में है x का पावर b बाई x का पावर c का होल पावर b प्लस का c माइनस a, फिर इंटू में है x का पावर c बाई x का पावर a का होल पावर c प्लस a माइनस b। चलिए अब देखिए पावर में है, इसको इंटू करते जाते हैं। तो ऊपर हो जाएगा x का पावर a स्क्वायर प्लस का ab माइनस का ac बटा में x का पावर ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का bc इंटू x का पावर b स्क्वायर प्लस का bc माइनस का ab, नीचे होगा x का पावर bc प्लस का c स्क्वायर माइनस का ca या ac। यहाँ देखिए x का पावर c स्क्वायर प्लस का ca और माइनस का bc, यहाँ x का पावर ac या ca भी लिख सकते हैं और प्लस का a स्क्वायर माइनस का ab। चलिए अब यहाँ देखिए ऊपर देखिए तो सभी पावर जुड़ जाएंगे क्योंकि इनटू में, तो यहाँ x का पावर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अरेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस ए बी माइनस का ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं, प्लस बी सी माइनस का ए बी प्लस का सी ए माइनस का बी सी, सबको मैंने लाइन से लिख दिया। नीचे भी x का पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस बी सी प्लस में बी सी माइनस सी ए प्लस में सी ए माइनस का ए बी। देखिए यहाँ पे ध्यान से ए बी से ए बी यहाँ कट जाएगा, बी सी से बी सी आपका, सी ए से सी ए आपका। उसी तरह से यहाँ भी ए बी गया, यहाँ बी सी सी ए। तो देखिए x का पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी वही, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कट के 1 ही ना हो जाएगा जी। x का पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों जगह बच गया, तो पूरा कट गया, 1 आ गया। तो हमारा RHS में 1 ही तो लाना था, यही आपके क्वेश्चन थे। पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।